गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज हम आपका नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बिजनेस स्टडीज में कोऑर्डिनेशन। हमने फर्स्ट पढ़ा मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट, फिर हमने सेकंड पढ़ा लेवल्स एंड फंक्शंस, उसके बाद हमने थर्ड पढ़ा नेचर ऑफ मैनेजमेंट, साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। आज का हमारा टॉपिक है कोऑर्डिनेशन। बेटा जी कोऑर्डिनेशन होता क्या है? देखिए कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है कोऑपरेट करना। कोऑर्डिनेशन का अगर हिंदी में मीनिंग देखा जाए तो किसी भी चीज में तालमेल बिठाना। मतलब आप अगर एक्टिविटीज को बैलेंस करके चल रहे हैं, जो भी मैनेजमेंट में एक्टिविटीज हो रही है सबको बैलेंस करके चल रहे हैं, सब में तालमेल बिठा के चल रहे हैं, तो वो हमारा कोऑर्डिनेशन है। कोऑर्डिनेशन हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। हमने कहा था 5 फंक्शंस होते हैं। प्लानिंग, सारे बच्चे साथ में बोलेंगे, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस होते हैं और मैनेजमेंट का छठा फंक्शन कोऑर्डिनेशन को कहा गया है, क्योंकि विदाउट कोऑर्डिनेशन हम मैनेजमेंट एक्टिविटीज को पूरा कर ही नहीं सकते। तो आज हम पढ़ेंगे भाई कोऑर्डिनेशन है क्या, क्यों इंपॉर्टेंट है, तो इसका मीनिंग करते हैं क्लियर। तो मैंने कहा कोऑर्डिनेशन क्या है? कोऑर्डिनेशन इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है which establish हार्मनी। बेटा हार्मनी का मतलब क्या होता है? हार्मनी वर्ड हम कई बार सुनते हैं। हार्मनी का मतलब होता है स्वीट रिलेशनशिप। मतलब हम अपने कोऑर्डिनेशन, अपने काम में स्वीट रिलेशनशिप बनाकर चल रहे हैं। स्वीट रिलेशनशिप, कोऑर्डिनेशन among the various activities of an organization। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज हो रही है उनके बीच में हार्मनी बना के रखना, मतलब एक स्वीट रिलेशन बना के रखना, एक तालमेल बना के रखना, क्या कहला जाता है? कोऑर्डिनेशन कहलाता है। चलिए हिंदी वालों के लिए, समन्वय वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक संस्था की विभिन्न क्रियाओं में सामंजस्य, वाह कितना टफ वर्ड है, सामंजस्य मतलब तालमेल, मतलब कोऑर्डिनेशन स्थापित किया जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? वो हमारा कोऑर्डिनेशन हो जाएगा। तो चलते हैं, पढ़ते हैं इसकी फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या फीचर्स हैं? फीचर्स का मतलब विशेषताएं, कोऑर्डिनेशन मतलब समन्वय की विशेषताएं। भाई क्या ऐसी फीचर है इसकी कि हम इसको 6th फंक्शन भी कह सकते हैं, फीचर्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। तो चलिए हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशंस की फीचर्स को कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होना कि भाई हमारा तो कैरेक्टरिस्टिक्स पूछी थी, मैम ने बताई नहीं कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। तो ये इन्हें कैरेक्टरिस्टिक्स भी कहते हैं। फर्स्ट, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट्स। भाई ग्रुप एफर्ट्स का मतलब क्या है? हमने कहा था मैनेजमेंट एक एक्टिविटी है जो हमेशा ग्रुप में होगी।
अब जो एक्टिविटी ग्रुप में हो रही है तो वहां आपस में तालमेल बिठाना बहुत जरूरी है, ताकि एक दूसरे को हम हेल्प कर सकें, समूह में कार्य कर सकें। तो हम कह सकते हैं सामूहिक प्रयासों का एकीकरण। सामूहिक प्रयास का मतलब लोगों के साथ मिलकर कार्य करना, और लोगों के साथ मिलकर कार्य करोगे तो बेटा जी एक दूसरे के बीच में कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है, तभी मैनेजमेंट पॉसिबल है, वरना नहीं है। नेक्स्ट, इट इंश्योर्स, भाई ये इंश्योर करता है यूनिटी ऑफ एक्शन। आपको याद होगा मैंने जब फर्स्ट क्लास पढ़ाई थी तो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि कैसे करके प्रिंसिपल्स बनते हैं। तो वो एक प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ एक्शन, आदेश की एकता। चलिए मैं दोबारा बता देती हूँ, सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि भाई क्या है आदेश की एकता। मैंने आपको बताया था कि आपकी फर्स्ट बैल हुई, आपकी क्लास लगी, आपकी फर्स्ट बैल हुई, आपके इंग्लिश के टीचर आए और उन्होंने बोला 5 मिनट में आपका इंग्लिश का टेस्ट है। आप फटाफट से प्रिपरेशन करने स्टार्ट हो गए। थोड़ी देर बाद बिजनेस स्टडीज के टीचर आते हैं और वो कहते हैं 5 मिनट बाद आपका बिजनेस स्टडीज का टेस्ट है, और फिर आप बिजनेस स्टडीज पढ़ने लग गए कि भाई इंग्लिश नहीं होगा बिजनेस स्टडीज होगा। थोड़ी देर बाद अकाउंट्स के टीचर आते हैं और वो कहते हैं 5 मिनट बाद आपका अकाउंट्स का टेस्ट है। अब आप लोग बेटा जी कंफ्यूज हो गए, क्या करना है, इंग्लिश पढ़े, बिजनेस स्टडीज पढ़े या अकाउंट्स पढ़े, क्या करना है। तो आपको एक टाइम पर मोर देन वन बॉस आपको ऑर्डर मिला तो आप वेल परफॉर्म नहीं कर पाएंगे, आप नहीं समझ पाएंगे करना क्या है। तो यहाँ से एक प्रिंसिपल बनता है कि एक टाइम पर एक सबॉर्डिनेट को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। अगर ऐसा होगा तभी काम अच्छे से होगा, वरना काम अच्छे से नहीं होगा। तो ये कैसे पॉसिबल है, ये पॉसिबल है कोऑर्डिनेशन के थ्रू। भाई कोऑर्डिनेशन का मतलब सबको पता है भाई कि भाई इंग्लिश वाले सर ने काम दिया है तो बिजनेस स्टडी और अकाउंट्स वाले सर काम नहीं दे सकते, 5 मिनट में बच्चा कैसे कर लेगा। तो उनके बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, कोऑर्डिनेशन होगा तभी यूनिटी ऑफ एक्शन काम करेगा, वरना यूनिटी ऑफ एक्शन काम नहीं करेगा। नेक्स्ट, कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस। और आपको पता है मैनेजमेंट एक कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तो क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन भी हर वक्त जरूरी होगा। तो ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, निरंतर प्रक्रिया। भाई निरंतर प्रक्रिया कौन सी होती है, जो कंटिन्यू चलती रहती है। एज मैनेजमेंट इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस, क्योंकि मैनेजमेंट एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है तो समन्वय का भी हमें हर वक्त जरूरत पड़ती रहती है, इसलिए समन्वय भी एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है। नेक्स्ट, ऑल परवेसिव फंक्शन। हमने कहा था ये एक ऑल परवेसिव फंक्शन है। ऑल परवेसिव का मतलब क्या होता है, एक ऐसी क्रिया जो सभी जगहों पर समान रूप से लागू होती है। देखिए क्योंकि मैनेजमेंट एक ऑल परवेसिव क्रिया है, क्योंकि मैनेजमेंट सभी जगह पर जरूरी है और सभी जगह पर वही सब करना पड़ता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। सेम उसी तरह से कोऑर्डिनेशन भी हर जगह जरूरी है। जहां पर भी मैनेजमेंट होगा वहां पे कोऑर्डिनेशन का होना बहुत जरूरी है, तभी एक क्या कहते हैं कोऑर्डिनेशन काम कर सकता है, वरना मैनेजमेंट काम कर सकता है, वरना मैनेजमेंट काम नहीं कर पाएगा। कोऑर्डिनेशन इज आर डेलिब्रेट फंक्शन। भाई कोऑर्डिनेशन कैसा फंक्शन है, कोऑर्डिनेशन एक डेलिब्रेट फंक्शन है, एक ऐसा काम जो जानबूझकर किया जाता है, जानबूझकर की जाने वाली क्रिया। देखिए कोऑर्डिनेशन जानबूझकर कैसे किया जाता है। हमने कहा कि भाई एक कंपनी है, उसमें डिफरेंट डिपार्टमेंट्स है और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में सबको मतलब जब तक एक परचेज वाला बंदा परचेज नहीं करेगा तब तक प्रोडक्शन वाला बंदा किसी भी चीज को प्रोडक्शन नहीं कर पाएगा, और जब तक प्रोडक्शन नहीं होगी तब तक उसकी पैकेजिंग नहीं होगी, उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं होगी, और जब तक उसकी एडवर्टीजमेंट उसकी पैकेजिंग नहीं होगी तब तक उसकी सेल नहीं होगी। तो ये सारी चीजें एक दूसरे पे डिपेंड है, तो कोऑर्डिनेशन तो इनमें बनाना ही पड़ेगा, तो कोऑर्डिनेशन बनाना ही पड़ेगा हमें जानबूझकर। तो कोऑर्डिनेशन एक जानबूझकर की जाने वाली प्रक्रिया है, क्योंकि प्रबंध में सभी क्रियाएं एक दूसरे पर डिपेंडेंट होती हैं, तो इसलिए हमें सबके बीच में कोऑर्डिनेशन का बनाना बहुत जरूरी है। बात समझ में आया, क्लियर है ये चीज। तो चलिए पढ़ते हैं इसकी इंपॉर्टेंस
कि कोऑर्डिनेशन हमारे लिए क्यों जरूरी है। ये इसका मीनिंग हो गया, फीचर्स होगी। चलिए पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। मैं बार बार कह रही हूं, आपको इनकी एक्सप्लेन्ड फॉर्म चाहिए, पीडीएफ चाहिए, हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो आप मुझे मेल कर सकते हैं। बार बार मैं मेल आईडी इसलिए शेयर कर रही हूँ बेटा, और आप प्लीज कमेंट में बताइए आपको क्या समझ नहीं आ रहा, क्योंकि आप नहीं बताएंगे तो मैं तो करवाती जाऊंगी, क्योंकि मुझे तो आता है ना बेटा जी, मैं तो पास हो चुकी हूँ ऑलरेडी। तो आपको मुझे बताना है कमेंट करके कि क्लास कैसी लगी, कहाँ समझ नहीं आ रहा, पास तो नहीं हो रहा सिलेबस, सब कुछ आपने मुझे बताना है। समन्वय के महत्व पढ़ते हैं कि ये हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए, एक मैनेजमेंट के लिए समन्वय क्यों इंपॉर्टेंट है। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन पक्का है, 4 मार्क्स पक्के हैं जी, पक्के बिल्कुल। चलिए पढ़ते हैं। फर्स्ट, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए जिस तरह की आपकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, जिस प्रकार का आपका संगठन होगा, उस हिसाब से आपको समन्वय की जरूरत पड़ेगी। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन का आकार, साइज बड़ा है तो आपको बहुत बड़े लेवल पर कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि जितना अच्छा आप लोगों का कोऑर्डिनेशन होगा उतनी ही संस्था ग्रोथ करेगी और उतना ही अच्छा आपका मैनेजमेंट माना जाएगा। तो किसी भी संस्था में समन्वय उसके आकार पे डिपेंड करता है, उसके साइज पर डिपेंड करता है। जिस हिसाब से उसका साइज होगा उस हिसाब से समन्वय का निर्धारण किया जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शनल डिफरेंशिएशन। अब आपको पता है सारे फंक्शन अलग अलग होते हैं, सारे फंक्शन एक दूसरे से अलग होते हैं। भाई कोई परचेज कर रहा है, कोई सेल कर रहा है, सारी एक्टिविटीज एक दूसरे पर अलग है, फिर भी सारी एक दूसरे पर डिपेंड है। तो ये आपका इसी चीज से कोऑर्डिनेशन बनता है, कार्यात्मक विभेदीकरण। क्या होता है कार्यात्मक विभेदीकरण? इसके अंतर्गत पूरे काम को छोटी छोटी कई सारी एक्टिविटीज में डिवाइड कर दिया जाता है और एक टाइम पर एक बंदे को एक एक्टिविटी दी जाती है ताकि वो उस चीज का स्पेशलाइज्ड बन जाए। तो कोऑर्डिनेशन के थ्रू कोऑर्डिनेशन के थ्रू ही ये पॉसिबल है कि किसको क्या काम दिया जाना है, कौन किस काम के लिए अपॉइंट हुआ है, आपस में उनका कोऑर्डिनेशन कैसा है, कौन किसको रिपोर्ट करेगा, ये सब कुछ फंक्शनल डिफरेंशिएशन के थ्रू ही पॉसिबल है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पेशलाइजेशन। जैसे कि मैंने कहा कि छोटी छोटी डिवाइड द होल वर्क इन मैनी स्मॉल एक्टिविटीज एंड, तो इससे क्या हुआ बेटा कि छोटे छोटे एक्टिविटीज में काम को बांट दिया और एक टाइम पर एक बंदे को सिर्फ एक ही काम दिया गया, तो वो उस काम का क्या हो गया, विशेषज्ञता, उसके अंदर उस काम की स्पेशलाइजेशन आ गई है। अब आप उससे पूछो कि आप क्या करते हो, कहेगा मैं अकाउंट्स में काम करता हूँ, मेरा अकाउंट्स अच्छा है। किसी आप पूछो क्या, भाई मैं सेल्स एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं सेल्स बहुत अच्छी करता हूँ। तो ये सारी चीजें आपकी कोऑर्डिनेशन से पनपती हैं। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। और ये सारी प्रोसेस में कहीं ना कहीं डिफरेंट रूप से काम करता है। डिफरेंट प्रोसेस, विभिन्न क्रियाओं की स्वतंत्रता, विभिन्न प्रक्रियाओं की स्वतंत्रता। बेटा जी समन्वय के थ्रू ही हम हर एक्टिविटी को दूसरी एक्टिविटी से इंडिपेंडेंस कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये एक्टिविटी है, परचेज अलग एक्टिविटी है, सेल एक अलग एक्टिविटी है। फिर भी जब तक परचेज नहीं होगी तब तक सेल नहीं होगी, जब तक हम रॉ मटेरियल को परचेज नहीं करेंगे, जब तक हम कच्चा माल परचेज नहीं करेंगे, तब तक उसे कन्वर्ट करके फिनिश गुड में सेल कैसे करेंगे। तो ये सब एक दूसरे पे डिपेंड है और फिर भी इंडिपेंडेंस है। बात समझ में आई? और इंडिपेंडेंस क्यों है? समन्वय के थ्रू सारे अपनी एक्टिविटीज को अपने थ्रू करते हैं।
लास्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये बोर्ड वालों का फेवरेट कंसेप्ट बन जाता है। क्या है ये फेवरेट कंसेप्ट? बेटा पूछते हैं वो कोऑर्डिनेशन ऑफ एक्सेंस ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी ऑफ लिख दिया मैंने गलती से, कोऑर्डिनेशन इज अ सेंस ऑफ मैनेजमेंट। वो कहते हैं समन्वय प्रबंध का सार है। क्या मीनिंग होता है इसका? बेटा देखो, सार का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज का, जैसे हमारी पृथ्वी बहुत बड़ी है, हम पृथ्वी को नहीं देख सकते, लेकिन फिर भी हमने उसके लिए एक मेजरमेंट तैयार किया हुआ है, ग्लोब तैयार किया है, ग्लोब पर हम अपनी पृथ्वी को देख सकते हैं। ऐसे ही मैनेजमेंट बहुत ब्रॉड कैटेगरी है, तो उसका छोटा स्वरूप समन्वय है। वो कैसे है देखेंगे। पहला, कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग। कोऑर्डिनेशन एंड प्लानिंग, समन्वय तथा नियोजन। बेटा हम क्या करेंगे, जो भी हमारा कोऑर्डिनेशन है उसको मैनेजमेंट की सारी एक्टिविटीज से जोड़ेंगे। जब एक मैनेजर प्लानिंग कर रहा होता है तो वो क्या करता है, प्लानिंग इस तरह से करता है कि सारी एक्टिविटीज, एक जो मैनेजर है वो कोऑर्डिनेशन की प्लानिंग तब करेगा, वो ये देखेगा सारी एक्टिविटीज जो है वो इस तरह से प्लान की जाए कि आपस में उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो। मतलब व्हेन अ मैनेजर इज गोइंग टू प्लानिंग समथिंग, he have to focus on the coordination between the activities। जब एक मैनेजर प्लानिंग करने जा रहा है तो वो सारी एक्टिविटीज के बीच में कोऑर्डिनेशन का ध्यान जरूर रखेगा। तो प्लानिंग के टाइम पे कोऑर्डिनेशन चाहिए होता है। दूसरी बात, कोऑर्डिनेशन एंड ऑर्गेनाइजिंग। अब बात करेंगे कोऑर्डिनेशन और ऑर्गेनाइजिंग की। अगर हम बात करें समन्वय तथा संगठन, भाई संगठन में क्या होता है, इसके अंतर्गत सभी काम को छोटी छोटी एक्टिविटीज या छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में बांट दिया जाता है। एक पोस्ट रखी जाती है कि भाई कब कौन सा काम कैसे होगा, एक ढांचा तैयार किया जाता है। तो जब ऐसी चीजें की जा रही है तो डिपार्टमेंट्स भी उस तरह से बनाए जाएंगे, एक्टिविटीज को भी इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा कि उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो। तो यहाँ पे भी कोऑर्डिनेशन आ गया। बात करते हैं कोऑर्डिनेशन एंड स्टाफिंग। अगला काम हमारा स्टाफिंग होता है। भाई स्टाफिंग का मतलब क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब होता है लोगों को पोस्ट से फिल करना। भाई हमारे स्कूल में एक इंग्लिश के टीचर की जरूरत है, तो भाई इंग्लिश के टीचर की पोस्ट को फिल करना स्टाफिंग हो जाएगा। तो अब मान के चलिए मैंने डेमो क्लास करवाई। मैंने जब डेमो क्लास करवाई तो वहां पर जो इंग्लिश का टीचर है उसके कंसेप्ट क्लियर नहीं थे, बट वो कम सैलरी पे रेडी था, तो बच्चों को पसंद नहीं आया, उसके बावजूद भी मैंने वो टीचर अपॉइंट कर लिया। तो यहाँ पे तो कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। भाई स्टाफिंग करते वक्त जिस पोस्ट पे मैंने उसे स्टाफ किया है वो उस पोस्ट के बंदों के साथ कोऑर्डिनेशन ही नहीं बना पा रहा। तो जब स्टाफिंग कर रहे होते हैं कोऑर्डिनेशन की तब भी जरूरत होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी एक्टिविटी करते वक्त हमें कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ रही है। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये मैनेजमेंट का एक छोटा सा रूप है या ये मैनेजमेंट का सार है। अगले पॉइंट पे चलते हैं, कोऑर्डिनेशन। अगला पॉइंट तो पता ही चल गया होगा कौन सा होगा, कोऑर्डिनेशन एंड डायरेक्टिंग। अब दूसरी बात हम बात करते हैं डायरेक्टिंग की। डायरेक्टिंग का मतलब क्या होता है? टू गाइड द पीपल या टू मोटिवेट द पीपल या टू इम्प्रूव लोगों को कहते हैं काम के लिए मोटिवेट करना, डायरेक्टिंग देना, उनको गाइडेंस देना। हिंदी बेटा, हिंदी के वर्ड्स नहीं निकलते बड़ी जल्दी से। मार्गदर्शन अब आया, ठीक है, लोगों का मार्गदर्शन करना या निर्देशन देना लोगों को काम का। तो एक बात बताइए, आप लोग मेरी बात क्यों मान रहे हो? क्योंकि मैं आपकी सुपीरियर हूं।
सुपीरियर का मतलब मैं आपसे ऊपर हूँ, आपकी टीचर हूँ, तभी आपका तो काम है मेरे को रिपोर्ट करना या मेरी बात मानना। सेम तो हम जब डायरेक्टिंग कर रहे होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कौन किसको रिपोर्ट करेगा, उनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो क्या होगा, काम ढंग से नहीं हो पाएगा। एंड लास्ट वन इज कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोलिंग। अब हम पढ़ चुके हैं कंट्रोलिंग क्या होता है। कंट्रोलिंग का मतलब ये देखना कि जो काम है वो हमारा अकॉर्डिंग टू प्लानिंग हो रहा है या नहीं। तो ये सब देखने के लिए आप क्या करोगे, कुछ सुपरवाइजर्स आपने रखे होंगे, कुछ उस तरह का होगा ना भी कंट्रोलिंग करने के लिए, तो उनके बीच में भी आपस में एक ऐसा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए कि जो नियंत्रण प्रक्रिया है उसे अच्छा रूप दिया जा सके, कंट्रोल किया जा सके, और वो तभी संभव है जब कोऑर्डिनेशन होगा। अगर कोऑर्डिनेशन नहीं होगा तो बेटा जी ये पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि क्वेश्चन आपका बनता है 4 मार्क्स का, समन्वय प्रबंध का सार है कैसे, या कोऑर्डिनेशन इज द सेंस ऑफ मैनेजमेंट एक्सप्लेन। तो आप बताओगे कोऑर्डिनेशन काम करता है मैनेजमेंट के हर वर्क में, हर एक्टिविटीज में कैसे करता है। आप कोऑर्डिनेशन जब प्लानिंग कर रहे होते हो उनके बीच में कोऑर्डिनेशन देखा जाता है, जब आप ऑर्गेनाइजिंग कर रहे होते हो तो ये देखा जाता है कौन सी एक्टिविटी किसके साथ वर्क करेगी, जब आप स्टाफिंग कर रहे होते हो तब आपको देखना होता है कौन किसको रिपोर्ट करेगा, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जब आप डायरेक्टिंग कर रहे होते हो तो आपको पता होना चाहिए कि भाई किस तरह के सुबॉर्डिनेट और कौन से सुपीरियर्स को अपॉइंट करना है। जब आप कंट्रोलिंग कर रहे होते हो तब भी आपको देखना पड़ता है कि भाई जो आपका काम है वो प्लानिंग के अकॉर्डिंग होना है, मतलब प्लानिंग और कंट्रोलिंग में भी एक कोऑर्डिनेशन बना के रखना होता है। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं, सेम टाइम सेम प्लेस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।